हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉट एंड लेट। और आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पार्ट 2 में आ गए और आज भी हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ऑफ द फर्दर AKTU एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। It can also be beneficial for students who are preparing for other competitive MCQ based competitive examinations. Fine, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये कह रहे हैं कि इनपुट सर्किट पे जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है 2 वोल्ट और आउटपुट पूछ रहे हैं कि आउटपुट क्या है। तो देखिए, आपको अगर नज़र आ रहा हो यहाँ पर जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर इनपुट अप्लाई की गई है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है। तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो क्या होता है, V0 अपॉन Vin इज इक्वल्स टू माइनस RF upon Rin. So what is minus RF by Rin? Minus 100 upon 10। तो गेन कितना आ गया दोस्तों? गेन आया -10 और V0 क्या है निकालना है। तो V0 इज इक्वल्स टू -10 इंटू Vn। तो कम्स आउट टू बी हाउ मच? V0 इज इक्वल्स टू -10 इंटू Vn। Vn की वैल्यू क्या है? 2 वोल्ट है। तो क्या आया? -10 इंटू 2। आंसर इज -20 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो था ये इन्वर्टिंग टाइप का एम्पलीफायर था। तो आपने क्या किया, इसका गेन निकाला -RF बाय Rin से और आपने अपना आंसर निकाल लिया। तो करेक्ट आंसर है आपका -20। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो है आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड कर दिया है और इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया गया है। ठीक, ऐसा सर्किट कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें Rin की वैल्यू दी हुई है 10 किलो ओम, गेन दिया हुआ है 40 डेसिबल और ये RF की वैल्यू जानना चाह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि गेन जो है वो आपको डेसिबल में गिवन है। इसका मतलब गेन आपको जो गिवन है वो 20 log 10 जो है गेन का वो गिवन है हमको 40 डेसिबल। फॉर्मूला होता है A इज बराबर गेन जो होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का 1 प्लस RF अपॉन Rin। पर ये A जो वैल्यू है ये डेसिबल में नहीं होनी चाहिए, तो इसको डेसिबल से हटाइए। डेसिबल से हटाने का क्या तरीका है देखें। डेसिबल से वैल्यू हटाने का क्या तरीका है कि आप इसे 20 से डिवाइड करें और एंटी लॉग ले लें। तो क्या होगा देखिए, अगर डेसिबल से हटाना है नॉर्मल रेशियो में वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, एंटी लॉग ऑफ व्हाट 40/20, एंटी लॉग ऑफ 40/20। फाइन, तो देखिए एंटी लॉग ऑफ 2 कितना आता है आप सबको पता है। एंटी लॉग ऑफ 2 इज 100। एंटी लॉग ऑफ 2 इज 100। तो अब हमें मिल गया है कि 1 प्लस RF बाय Rin किसके बराबर है? 100 के बराबर है। अब दोस्तों क्या बोला है उसने आपसे? उसने बोला है कि फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि RF बाय Rin जो है वो क्या हो गया, 100 में से माइनस हो गया 1, तो किसके बराबर हुआ? 99 के बराबर हुआ। और Rin की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम। तो अगर Rin की वैल्यू 10 किलो ओम है तो RF की वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू Rin। तो 10 इंटू 99 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 990 किलो ओम। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर इज 990 किलो ओम। ठीक है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेन जब भी डेसिबल में गिवन हो उसको डेसिबल से हटाइए तब फॉर्मूले में रखिए। इसके पहले आपने देखा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल जो था उसका गेन था -RF बाय Rin और दूसरा आपने देखा नॉन इन्वर्टिंग का जिसका गेन होता है A इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय Rin। अगर नॉर्मल रेशियो में गिवन है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेसिबल में है तो डेसिबल से आपको हटाना पड़ेगा गेन को। डेसिबल से हटाने का सिंपल तरीका होता है कि जो भी क्वांटिटी आपको डेसिबल में गिवन है आप उसको 20 से डिवाइड करके उसका एंटी लॉग ले लें। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते थे तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते थे। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बस उसमें ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
विच फैक्टर मेक्स द डिफरेंशिएटर सर्किट अनस्टेबल। तो ये ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएटर सर्किट को जो फैक्टर अनस्टेबल करता है वो होता है उसका गेन। रिमेंबर दिस, दैट गेन मेक्स द डिफरेंशियल सर्किट अनस्टेबल। मूविंग फॉरवर्ड, op-amp इंटीग्रेटर यूजेस रेजिस्टर एज फीडबैक एलिमेंट, कैपेसिटर, इंडक्टर या सिंपल वायर। याद रखें, नॉर्मली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सब सर्किट्स में जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, वो फीडबैक जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कैपेसिटर की ही ऐसी एक यूनिक वो होती है कैपेसिटर में, इंटीग्रेटर में, कि इंटीग्रेटर में जो फीडबैक होता है वो किस पे लगता है, हमेशा फीडबैक जो होता है रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लगा होता है, वहाँ कैपेसिटेंस लगा होता है। तो op-amp इंटीग्रेटर यूजेस कैपेसिटर एज अ फीडबैक एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक op-amp किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, तो op-amp क्या क्या जनरेट कर सकता है। तो देखें भाई, op-amp कैन बी यूज टू जनरेट द वेव फॉर्म हैविंग शेप पल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर ऑल ऑफ द अबव। op-amp दोस्तों सब कुछ जनरेट कर सकता है, तो इसका आंसर है करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, कह रहा है कि एक सर्किट गिवन है हमें और कह रहा है कि यदि मैं इसके ऊपर स्क्वायर इनपुट अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट क्या होगा। फॉर द फॉलोइंग op-amp configuration, if the square input is applied, what will be the output? As you can see that this is the circuit of an integrator. You can see that feedback path में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा है। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका सर्किट है, ये इंटीग्रेटर का सर्किट है। और इंटीग्रेटर के सर्किट की विशेषता ये याद रखिए कि अगर स्क्वायर इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट ट्राइंगुलर मिलता है। स्क्वायर पे क्या मिलता है, ट्राइंगुलर मिलता है। और यदि स्टेप इनपुट अप्लाई करते तो रैंप मिलता। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करिएगा कि इनपुट इंटीग्रेटर पे अगर ये दिया तो क्या आउटपुट मिलेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट कैन कम फॉर इंटीग्रेटर एज वेल, इट कैन कम फॉर डिफरेंशिएटर एज वेल, बोथ इन बोथ द केसेस इट इज important. Moving forward now, 7th, the open loop voltage gain AOL of an op-amp is the open loop voltage gain। क्या होता है op-amp का, क्या ये एक्सटर्नल वोल्टेज गेन होता है जो डिवाइस कैपेबल होती है बनाने के, या ये इंटरनल वोल्टेज गेन होता है, या ये मोस्ट कंट्रोल्ड पैरामीटर होता है, या फिर ये सेम होता है क्लोज लूप गेन के। तो दोस्तों ओपन लूप गेन क्या होता है, ओपन लूप गेन होता है आपका op-amp का इंटरनल वोल्टेज गेन द डिवाइस इज केपेबल ऑफ, ये होता है आपका ओपन लूप वोल्टेज गेन। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट दैट प्रोड्यूसेस सर्किट स्टेबलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी। फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन सर्टेन है कि नेगेटिव फीडबैक पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में हम जनरली नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। नेगेटिव फीडबैक के फायदे मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या फ़ायदा है। नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द बैंडविड्थ, इट कंट्रोल्स द गेन एंड इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी। तीनों चीज़ें, बहुत फ़ायदे हैं नेगेटिव फीडबैक के। तो ये सारे काम नेगेटिव फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है। तो सर्किट स्टेबलाइजेशन यदि हमें मिलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब आउटपुट के पोर्शन को इनपुट से जोड़ते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, इट रिमूव्स डिस्टॉर्शन, इट मेक्स द गेन कंट्रोलेबल एंड इट इंक्रीजेज द बैंडविड्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मिलता जुलता सवाल हमने कल की भी अपने जो वीडियो था उसमें देखा था, जो हमारा पहला वीडियो उसमें भी था। ज़रा अगर कल का वीडियो आपने देखा है तो पहचाने कि ये कौन सा सर्किट है op-amp का। इसमें ध्यान से देखें तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, और जो इनपुट अप्लाई किया गया है वो मतलब फीडबैक पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जो इनपुट अप्लाई किया गया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। ये एक बफर है, बफर को आपको पता होगा, बफर को क्या कहा जाता है, यूनिटी गेन। यूनिटी गेन, और यूनिटी गेन का गेन 1 होता है, यानी कि यूनिटी गेन का जो आउटपुट होता है वही उसका इनपुट होता है। तो देखिए क्या हुआ, V0 बराबर Vn। तो कह रहे हैं कि भाई क्या अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि इन्होंने, आप देख रहे हैं कि इन्होंने इनपुट पे क्या अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने एक साइन वेव अप्लाई कर रखी है इनपुट पे। तो अगर इनपुट पे साइन वेव अप्लाई किए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि आउटपुट भी उसी बराबर ही होगा, तो आउटपुट पे भी क्या मिलेगी, साइन वेव मिलेगी। तो 9th का करेक्ट आंसर क्या था, A। Now moving forward to the last question, and this is a very important question which I have kept for you in this question bank video. It is the inverting summing amplifier। ध्यान से देखें, जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक से ज़्यादा मल्टीपल इनपुट्स लगे हो, कहाँ पर,
इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगे हो, ये नेगेटिव देखिए, नेगेटिव टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इस पे एक से अधिक इनपुट्स लगे हो तो वो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कहलाता है और नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिए, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस तरीके के क्वेश्चन के आने की। दिस क्वेश्चन कैन सर्टेनली कम इन द एग्जामिनेशन। द सिंपल फॉर्मूला ऑफ इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर इज V0 इज इक्वल्स टू माइनस RF V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। लेकिन सर्किट में हमारे पास दो ही है तो हमने दो ही कंपोनेंट्स लिए। अब एक बात ध्यान रखिए, देखिए V1 क्या है दोस्तों, व्हाट इज V1, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ V1 इज 2, व्हाट इज R1 इज 1, व्हाट इज V2 इज 5 millivolt and what is R2 is 2 किलो ओम एंड व्हाट इज द RF की वैल्यू है 10 किलो ओम। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इसके अंदर। माइनस RF यानी कि माइनस 10 V1 बाय R1, तो V1 बाय R1 कितना है 2 मिली वोल्ट बाय 1 के 2 बाय 1। दूसरा क्या है V2 बाय R2, V2 क्या है 5 बाय 2 माइनस 10 इंटू हाउ मच 2 प्लस 5/2 यानी कि 4.5, 10 का मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है माइनस 45 मिली वोल्ट। ठीक, करेक्ट आंसर क्या आया माइनस 45 मिली वोल्ट। तो किस पे टिक करेंगे, करेक्ट आंसर करेंगे माइनस 45 मिली वोल्ट। आज का जो ये वीडियो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें लगभग सारे प्रकार के जो न्यूमेरिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बन सकते हैं उनको कवर किया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया देन डेफिनेटली प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वी हैव कमिटेड दैट डेली 10 क्वेश्चंस यू विल फाइंड on our channel of electronics, and soon the playlist of electrical and other subjects is also starting. So please share it in your vicinity and keep enjoying the next MCQ videos. Thank you for staying with us. Thank you so much.